देखिए तो आगे जाके फ्रेशर में बनाया तो गए, कुछ लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए तो गए, लेकिन इस डिमांड को और आगे नहीं माना गया। देखिए मैं और इसको क्लियर करूं, दैट लिंग्विस्टिक स्टेट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स was to that we can say that in state and the movements for the formation of this state, so the state of देखिए इस पूरे चैप्टर को मैं 15 मिनट में रिकैप करा देता हूँ, ठीक है ना, शुरू से, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरे चैप्टर, जो मेन चीजें हैं आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान देना भाई से। देखिए जैसा कि आप लोग को पता ही है कि पार्टीशन क्या था, ये सब हम लोग को हमने पहले कर लिया था। 15 मिनट बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा, बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस मत लाइए। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन, सबसे पहला पॉइंट है। और आपको हमने बताया था नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या थी। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो देश आजाद हुआ है, यहाँ पे रिसोर्स कम थे देश को, और इतनी ज्यादा विविधता थी, डाइवर्सिटी थी, कि फिर से इस देश को एक सूत्र में बांध के रखना, यूनिटी लेकर के आना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और इस आधार पे आपको पता है कि 3 चैलेंजेस थे, द 3 चैलेंजेस। 3 चैलेंजेस में पहला था कि पूरे के पूरे देश के लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी और कल्ट के लोगों को, जाति धर्म और विश्वास के लोगों को एकता के एक सूत्र में बांधना था, इंटीग्रेटेड करना था, यूनिटी बनानी थी। दूसरा, हमने जिस प्रजातांत्रिक सरकार को चुना था या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना था, उस डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना था, स्थापित करना था, प्रजातंत्र को सफल बनाना था अपने देश में। और तीसरा कि हमारा देश सदियों से, लगभग 200 सालों से तो गुलाम था ही, अब 200 सालों की गुलामी में हमारा देश बिल्कुल पिछड़ चुका था, बैकवर्ड हो चुका था। तो एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री तक, उद्योग से लेके कृषि तक, हर क्षेत्र को विकास, वहां पे डेवलपमेंट करना था, उसको विकसित बनाना था। और विकास ऐसा हो जिसमें केवल उद्योगपति या जमींदार, मतलब बड़े बड़े जो लोग थे, वही फायदा ना उठाए, बल्कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, समन्वित विकास हो, जिसमें समाज का सबसे निचला तबका, वो जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर या फिर आर्थिक रूप से गरीब हो, सबको बराबर बराबर फायदा हो, और सबसे अधिक समाज के निचले तबकों को ज्यादा फायदा हो, इस तरह का विकास हो। तो 3 चैलेंज समझ ही रहे हैं। देश को एकता के एक सूत्र में बांधना, एकता स्थापित करना। दूसरा, प्रजातंत्र की या डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करना या प्रजातंत्र की स्थापना करना। और तीसरा जो सबसे मेन था कि समन्वित विकास या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को लेकर के। देखिए पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, पता ही है कि जो पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो पाकिस्तान के तरफ हिंदू लोग थे, ठीक है, पाकिस्तान के तरफ जो हिंदू लोग थे और इधर जो मुस्लिम लोग थे, उनको कहा गया कि जो जहां चाहे वहां रह सकता है। पहले भारत और पाकिस्तान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी समझ लीजिए। भारत और पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटा गया था। ये कहा गया था कि जो भी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, बहुलता वाला, मतलब कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान में चला जाएगा, और जो हिंदू मेजोरिटी वाला है वो इंडिया में रह जाएगा, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा ये था
कि अगर मान लो कि कोई मुस्लिम बहुल वाला इलाका भी क्यों ना हो, लेकिन चाहता नहीं है पाकिस्तान में जाना, तो क्या होगा? तो वहां पे जनमत संग्रह कराए गए, ठीक है, जनमत संग्रह, कि वहां पर प्लेबिसाइट, मतलब कि लोगों से वोटिंग कराइए कि आप कहाँ जाना चाहते हो, इस तरह से बना। तो इस तरह करके आपको पता है भारत जो पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया। पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश। देखिए अब जो पार्टीशन हुआ, पहले भारत पाकिस्तान बढ़ तो गया, उसके बाद इसके क्या परिणाम हुए? परिणाम तो कुछ उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। जान माल की बहुत ज्यादा हानि, बस अब ये बता सकते हैं। जाने कितनी गई वो तो कुछ छुपा नहीं है, और नुकसान जो प्रॉपर्टी का था वो तो हुआ ही, समझ रहे, ये तो नुकसान हुआ है। लोगों का पर्सनल जो भी क्या कहते हैं इसमें लॉस हुआ वो तो हुआ। मान लीजिए किसी के घर में लोग मारे गए, या किसी के घर की प्रॉपर्टी लूट ली गई या जला दिया गया, तो उसका नुकसान तो था ही, लेकिन दोनों देशों पर भी बहुत ज्यादा इससे दबाव पड़ा। जो लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, तो पाकिस्तानी सरकार के पे दबाव था कि उनको क्या खिलाएगी, कहाँ रखेगी, और जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास के लिए भारतीय सरकार पर भी एक्स्ट्रा दबाव पड़ा। रिश्ते तो खराब हो ही चुके थे, वो तो बंटवारा ही खराब रिश्तों के आधार पर हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा ये था कि लोगों में एक दूसरे को लेकर के बहुत ज्यादा नफरत पैदा हुई। सबसे पहले तो देश में लीडरशिप में ही नफरत होगी, तभी तो लोग नफरत करेंगे। आज भारत पाकिस्तान सब है ना भाईचारे की बात करने लगे, ऊपर का लीडर तो नीचे के लोग भी मानने लगेंगे, और लीडरशिप ही अगर लड़ाई करेगी तो होगा ही, ठीक है। कंट्री में पहले से गरीबी थी, हमारे पास इतने फूड रिसोर्स भी नहीं थे, इंडस्ट्री भी नहीं थी, और ना किसी भी तरह का ऐसा रिसोर्स था जिससे कि अपने देश के लोगों की जरूरत को पूरा किया सके। और ये जो एक्स्ट्रा लाखों लोग पाकिस्तान से आ गए, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन थे हमारे ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान में जो हिंदू लोग थे वो तो आएंगे ना। देखिए तो आगे जाके कुछ हिंदू अतिवादी जो थे, एक्सट्रीमिस्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब धर्म के आधार पर आपने दो देश बांटे हैं, पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए, तो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? यहां पर मुस्लिमों को क्यों आप बुला रहे हैं? उनको कहो देश छोड़ के जाने के लिए। तो वही कहा गया कि अगर इस तरह कहा जाए तो हमारे देश में तो हिंदुओं को छोड़ करके बहुत सारी जाति धर्म के लोग हैं। पाकिस्तान में बेशक मुस्लिम मेजोरिटी, और ज्यादा वहां पर डाइवर्सिटी नहीं थी पाकिस्तान वाले इलाके में, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी ही थे। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में बहुत सारे कल्ट और कम्युनिटी के लोग थे, संप्रदाय जाति के लोग थे। तो यहाँ पर इतने ज्यादा जाति धर्म के लोगों में से फिर आप अगर हिंदू राष्ट्र बना देते हो भारत को, तो मुस्लिम ही नहीं और भी जो अलग अलग संप्रदाय और जातियां हैं उनके साथ अन्याय होगा। पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन भारत के संविधान ने एक सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का की घोषणा की थी। ये अपने पब्लिक को ये वादा किया था कि जो आजादी के बाद देश बनेगा, संविधान बनेगा, वहां किसी जाति धर्म वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, और सबको इक्वालिटी और समानता के साथ देखा जाएगा, सबको बराबर अधिकार दिए जाएगा, ठीक है। 1939 में, हाँ 1939 में, हाँ 1939 में हुआ। 1939 में कराची अधिवेशन हुआ था, कराची सेशन कांग्रेस का। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके हेड थे, जो मैंने चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स की बात सबसे पहले वहीं पे हुई, कराची अधिवेशन में, कांग्रेस सेशन में। तो उन्होंने कहा था कि जब देश आजाद होगा तो यहाँ पे हर जितने भी हमारे देश के नागरिक होंगे, सिटीजन होंगे, सबको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिया जाएगा। मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। और अगर इस तरह से देश को केवल हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो जितने भी वादे थे, जो भी संविधान था, उसकी सब जो बेसिक थिंग है वही खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। महात्मा गांधी बंगाल गए, वहां पर बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, और वो हमेशा दोनों तरफ प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से पार्टीशन रुके। पार्टीशन हो गया, अब पार्टीशन हो गया तो दंगे रोकने का चैलेंज था।
बंगाल गए, वहां पर लोगों से आह्वान किया, फिर आमरण अनशन पर बैठे, उससे कुछ ना कुछ बात बनी, लोग ठंडे पड़े, कम दंगे कम हुए। लेकिन जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे वो हमेशा मानते थे कि गांधी जी मुसलमानों का ही पक्ष ज्यादा लेते हैं। तो यहाँ दिल्ली का बिरला भवन में एक प्रार्थना सभा थी, उसमें नाथुराम गोडसे ने उन पर गोली चला के उनकी हत्या कर दी 30 जनवरी 1948 को। आगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। भारत जब आजाद हुआ तो भारत में एक तो ब्रिटिश इंडिया थी और 565 देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट थे। अंग्रेजों ने उनको ये अधिकार दिया था कि आपके पास 3 ऑप्शन है, देसी रियासतों के बारे में बात कर रहा हूं, या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, और नहीं तो आप अपना आजाद बन के रहो, इंडिपेंडेंट रहो, आपको कोई कुछ दिक्कत नहीं। भारत ने कहा 565 देसी रियासतें हैं और वो सब खुद अपने आप को आजाद घोषित करने की कर लें, तो भारत तो कितने पता नहीं सैकड़ों टुकड़े में बढ़ जाएगा। वो उसको स्वीकार नहीं था। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम नहीं, अगर वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो या जो भी करे, उनको ये अधिकार होना चाहिए। इसलिए कह रहा था ताकि उसको कुछ ना कुछ स्टेट पाकिस्तान में शामिल हो जाए, उसका फायदा था पाकिस्तान का। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कांग्रेस में हमारे जो इंटरिम या अंतरिम जो मंत्रिमंडल था हमारा, इंटरिम क्या कहते हैं उसको, कैबिनेट थी जो, ठीक है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल डेप्टी प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, दोनों, होम मिनिस्टर दोनों थे। उन्होंने जितनी भी रियासतें थे उनसे 2 तरह से बात की, एक तो कूटनीतिक रूप से डिप्लोमेटिक, और दूसरा आर्मी का डर दिखा के, थोड़ा फोर्सली भी बोला गया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाओ, आपके पास एक ही ऑप्शन है, भारत में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में तो शामिल होने नहीं देंगे, और आपको एक इंडियन यूनियन के अंदर आजाद राज्य का कोई भी दर्जा हम आपको देने वाले हैं। समझ रहे? तो लगभग सारे लोग तो शामिल हो गए, लेकिन 4 स्टेट ऐसे थे, 4 प्रिंसली स्टेट या 4 रियासतें ऐसी थी जो अभी भी विरोध कर रही थी। उसमें सबसे बड़ा हैदराबाद था, आपको पता ही है। और हैदराबाद का जो राजा था या नवाब था, वो अपने आप को निजाम करता था, बहुत अधिक रिच पर्सन था, उसकी अपनी आर्मी थी, और वो वहां पर जो मुस्लिमों को छोड़ के जो दूसरी कैटेगरी के लोग थे, हिंदू थे और भी थे, उन पर अत्याचार करता था, एक्सप्लॉइट करता था उनको। ठीक है, कश्मीर और मणिपुर। ठीक है, तो लास्ट में कोई ऑप्शन ना होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी भेजी और निजाम को सरेंडर करना पड़ा, और हैदराबाद इंडिया में शामिल हो गया। जूनागढ़ को भी यही ऑप्शन दिया गया, जूनागढ़ पे भी दबाव बनाया गया, वो भी शामिल हो गया। ठीक है, अब रही सवाल कश्मीर की, तो कश्मीर पे क्या हुआ, इसमें कश्मीर का थोड़ा नहीं बताया है। मैं आपको बता दूं कि 1949 के करीब में क्या हुआ कि 47 में पहले वहां पे जितने भी आतंकवादी थे पाकिस्तान के, पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग थे, आतंकवादी का रूप लेके आए हुए थे, कश्मीर पे हमला कर दिया, बहुत लोगों को मारने काटने लगे। तो वहां पे जो महाराजा हरि सिंह थे, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट से कि आप हमारी मदद करो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको हम लोग कुछ रियायत भी देंगे, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बेशक आप अपने नियम कानून खुद बनाना, सब कुछ देंगे, लेकिन आप भारत में शामिल होगे तभी हम आर्मी का सपोर्ट आपको देंगे या आर्म हेल्प देंगे। और उन्होंने मजबूरी में साइन किया, पैक्ट पे इंडियन में शामिल हो गए। वो एनेक्सेशन ट्रीटी जो थी, विलय जो संधि थी, उस पर साइन किया और भारत में शामिल हो गए। मणिपुर वाले नहीं हो रहे थे, मणिपुर के महाराज, ठीक है, तो मणिपुर के महाराज पे दबाव बनाया गया, वहां की जनता ने भी विरोध किया, जनता के ज्यादा दबाव से और इंडियन गवर्नमेंट के दबाव से वहां पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च का मतलब था कि वहां की अपनी राज्य विधानसभा बनाई गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वही कानून बनाती थी और सब कुछ करती थी। भारत की सरकार के अभी अंडर में वो नहीं आए। लेकिन वहां पर यह दिक्कत हुई कि जो अदर स्टेट वाले, अदर जो पॉलिटिकल पार्टी थी, वहां की कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भारत में शामिल हो जाइए, आप एनेक्सेशन ट्रीटी पे साइन करिए, मतलब कि विलय हो वाली जो संधि है उस पर साइन करके भारत संघ में शामिल हो जाओ। और जबकि और दूसरी पार्टी चाहती थी कि नहीं करे। इस तरह से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वहां पे अशांति फैल गई, और उसके बाद इंडियन आर्मी के दबाव के चलते, इंडियन गवर्नमेंट के दबाव के चलते, वहां का जो राजा था उसको साइन करना पड़ा। तो ये 4 जो प्रिंसली स्टेट थे, आप समझ ही गए होंगे किस तरह भारत में शामिल हुआ।
देखिए, अब सबसे बड़ी बात थी, प्रिंसली स्टेट भी शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बारी आई, राज्यों का पुनर्गठन। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट अब अलग नहीं थे, सब मिलकर के भारत संघ बन गए, इंडियन यूनियन बन गए। लेकिन अब इस इंडियन यूनियन के अंदर भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि मेरा अलग ये राज्य बांट दो, इसमें से 2 बांट दो, इसमें से 3 बांट दो, इस तरह से बातें हो रही थी। तो 1952 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें कि केरला का थोड़ा सा इलाका, पूरा तमिलनाडु, पूरा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा कर्नाटक का इलाका आता था, वहां पे, है ना, क्या नाम था, सिरामल्लू थे ना, पुट्टिनी सिरामल्लू जो उनका नाम था, हाँ, पोट्टी सिरामल्लू, ये आंध्र प्रदेश के थे। विशाल आंध्र आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसमें कहा गया, जो लोग तेलुगु बोलते थे, कि हमको मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्टेट बना दो, आप एक अलग राज्य बना के दीजिए। सरकार ने डिमांड नहीं मानी और 56 डेज का इन्होंने आमरण अनशन किया, 56 दिनों तक भूख हड़ताल की, और पोट्टी श्रीरामल्लू की डेथ हो गई। और इस डेथ के दबाव में पूरा आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा, है ना, हिंसा होने लगी, वायलेंस होने लगा, और वायलेटिव जो भी क्या कहते हैं प्रोटेस्ट था, उसे डर के मारे या जो भी घबरा करके सरकार ने दबाव आके आंध्र प्रदेश नाम का राज्य बनाया। और इस तरह से आगे जाकर के 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, उसने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में, और इस तरह से लिंग्विस्टिक बेसिस पे 14 राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ठीक है, लेकिन जो भी राज्य आगे बने, भाषा के आधार पर उनको ये बोला गया कि आप जो भी भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं, उन स्टेट्स गवर्नमेंट को इंडिया की यूनिटी, मतलब एकता और डाइवर्सिटी जो थी उसको मानना पड़ेगा, और जो भी शर्तें रखी गई, कंडीशन, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। यही था आपका पूरा चैप्टर।